बूढ़ा मुंगेश अपने बड़े से घर में अपने कमरे में बेड पर लेटा अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा था। उसके पास उसका पूरा परिवार खड़ा था। मुंगेश के परिवार में उसकी पत्नी विमला, 2 बेटे रमेश, सुरेश, 2 बहुएं अनुजा, संध्या और सालों से घर में काम कर रहा एक नौकर भोला था। ये सब क्या हो रहा है जी आपके साथ? रो मत विमला, अब मेरा इस संसार से वजूद खत्म होने जा रहा है। रमेश, सुरेश, बेटा, मैंने अपनी संपत्ति के 2 हिस्से करके तुम दोनों भाइयों के नाम बराबर कर दिए हैं। ये रहे मेरी संपत्ति के पेपर। अपनी अपनी माँ का ख्याल रखना बेटा। तभी मंगेश की मौत हो जाती है। ये देखकर सब खूब रोने लगते हैं। मंगेश जामनगर गांव में अपने परिवार के साथ एक बड़े से घर में रहता था। उसके पास एक बड़ा घर और एक खेत था, जिसमें से घर का आधा हिस्सा और खेत का आधा हिस्सा मंगेश ने रमेश के नाम किया था और बाकी आधा हिस्सा सुरेश के नाम किया था। रमेश, सुरेश दोनों भाई उसी गाँव के कारखाने में नौकरी करते हैं। कुछ दिन बाद, सुरेश, मेरे हिस्से में जो तेरा सामान रखा है ये सब उठा और अपने हिस्से की जगह में ले जा। मैं आज ही घर के बीच में एक लंबी सी दीवार बना रहा हूँ, ताकि तू मेरे हिस्से में ना आए और ना मैं तेरे हिस्से में आ सकूं। हाँ, तो बनाइए ना दीवार। वैसे भी कोई मुझे शौक नहीं है आपके हिस्से में आने का। सुरेश, संध्या रमेश के हिस्से की जगह से अपना सारा सामान अपने हिस्से में ले आते हैं। रमेश, सुरेश ये दोनों भाई की बचपन से ही आपस में जमती नहीं थी। रात का समय रमेश ने घर के बीच एक लंबी दीवार बना दी थी। अब रमेश अपने हिस्से में था और सुरेश अपने हिस्से में था और विमला, भोला रमेश के पास थे। अनुजा बहू, जा मेरे लिए खाना ले आ। क्या मुसीबत है, एक तो इतनी थकान लग रही है, ऊपर से माँ जी अलग परेशान कर रही हैं। अनुजा रसोई में जाती है और विमला के लिए खाना लेकर आती है। थोड़े समय बाद विमला, रमेश अनुजा के कमरे में आते हैं। बहू, जरा चलकर मेरे सर में तेल की मालिश कर दे। सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। क्या है माँ जी, अब तो चैन से सोने दीजिए मुझे। अनुजा, जाओ और माँ के सर में मालिश कर दो। सास तो सास, अब पति भी सताने बैठ गया मुझे। अनुजा बड़बड़ाते हुए विमला के साथ उसके कमरे में चली जाती है। इसी तरह विमला हर रोज अनुजा से अपनी सेवा करवाने लगी। भोला रमेश के हिस्से में एक दिन आकर काम करता था और दूसरे दिन सुरेश के पास जाकर काम करता था। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रात में, रमेश जी, जैसे माँ जी आपकी माँ है वैसे वो देवर जी की भी माँ है। हम कब तक माँ जी का करते रहेंगे? अब आप माँ जी की जिम्मेदारी देवर जी पर भी डालिए। हाँ, सही कहती हो तुम अनुजा। अगले दिन दोनों सुरेश संध्या से बात करते हैं। हम क्यों माँ जी को अपने पास रखें? आप माँ जी के बड़े बेटे और बड़ी बहू हो, आप दोनों को ही माँ जी की सेवा करनी है। हमने क्या ठेका लेकर रखा है क्या? इतने दिन से माँ जी हमारे साथ ही रहती आ रही हैं। अब माँ जी आप दोनों के साथ रहेंगी। जाइए माँ जी, अपने छोटे बेटे और बहू के पास जाइए। अब इन्हें भी सेवा का मौका दीजिए। ऐसे कैसे? हम नहीं करने वाले माँ की सेवा। फिर क्या था, रमेश, सुरेश दोनों के बीच अपनी माँ को अपने साथ रखने की बात पर बहस होने लगी और बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों ही भाई विमला को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं। रमेश, सुरेश, तुम अपनी माँ को घर से निकाल रहे हो? जब आपके छोटे बेटे को ही परवाह नहीं आपकी, तो मैं क्यों करूं? विमला दोनों के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर रमेश, सुरेश को अपनी माँ पर जरा भी रहम नहीं आता। तभी अनुजा, संध्या, भोला को भी उस पर से निकाल देते हैं। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मालकिन आपकी माँ है, इन्हें इस घर से मत निकालिए। तभी रमेश, सुरेश भोला को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। 2 कौड़ी के नौकर, इतनी जुबान चलने लग गई है तेरी। चल निकल यहाँ से। भोला, अंदर घर में जा और मेरे कमरे से वो पिंजरा ले आ जिसमें मेरा वो मुर्गी का छोटा बच्चा है। भोला घर में जाता है और विमला के कमरे से एक छोटा सा पिंजरा लेकर आता है जिसमें एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा था। वो मुर्गी का बच्चा सालों से विमला के पास था। तभी भोला विमला को लेकर अपने घर आता है। भोला का घर एक छोटा सा मिट्टी का बना झोपड़ा था। मालकिन, आप चारपाई पर बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। भोला अपने हाथों से खाना बनाता है और विमला को खिलाता है। भोला का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके बाद दिन भर भोला विमला की खूब सेवा करता है। रात का समय भोला विमला के पैर दबा रहा था। भोला, तू कितने सच्चे मन से मेरी सेवा कर रहा है। भगवान तुझे जीवन में खूब तरक्की दे। मालकिन, आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है।
एक तरफ मेरी अपनी औलाद है जिन्होंने मुझे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दिया, और एक तरफ तू है जिससे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी तू मेरी इतनी सेवा कर रहा है। तभी विमला अपने उस मुर्गी के बच्चे को दाना डालती है। मालकिन, आप इस मुर्गी के बच्चे की इतनी सेवा क्यों करते हो? भोला बेटा, ये मुर्गी का बच्चा मेरे दिल का टुकड़ा है। ऐसा क्या खास है इसमें? ये बहुत अनमोल है, मुझे बस इसके बड़े होने का इंतजार है, फिर मैं ये अमानत अपने बच्चों के हवाले कर दूंगी। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। इसी तरह भोला रोज विमला की सेवा करने लगा। वो गांव में जाकर मजदूरी करता था और घर आकर विमला की सेवा करता था। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। विमला की वो मुर्गी अब बड़ी हो चुकी थी। एक दिन सवेरे विमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। भोला। जी मालकिन, बोलिए। भोला, मेरे बेटों को बुला कर ला। अब मुझे अपनी इस मुर्गी का राज अपने बच्चों को बताकर उनके हवाले अपनी ये मुर्गी कर देनी होगी। थोड़े समय बाद भोला रमेश सुरेश को अपने घर ले आता है। तभी वो देखते हैं कि विमला मर चुकी थी। अपने बच्चों को उस मुर्गी का राज बताए बिना ही विमला इस दुनिया से चल बसी। अगले दिन भोला वो मुर्गी रमेश सुरेश को देता है। मालिक, मालकिन की इच्छा थी कि उनकी ये मुर्गी आप दोनों के पास रहे। हमें नहीं चाहिए ये मुर्गी, इसे तू अपने पास ही रख भोला। चारों वो मुर्गी भोला के हवाले करके वहाँ से चले जाते हैं। रात का समय भोला अपने घर में उसी मुर्गी को देखे जा रहा था। मालकिन के बेटों ने मालकिन को बहुत तड़पाया है, भगवान जी ऐसी औलाद किसी को ना दे। तभी वो मुर्गी एक अंडा देती है। वो अंडा सोने का अंडा था। सोने का अंडा? भोला उस अंडे को हाथ में लेता है तो वो अंडा सच में सोने का अंडा था। ये अंडा तो सच में सोने का है। इसका मतलब ये मुर्गी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। वाह वाह भोला, तेरे तो भाग्य ही चमक गए रे। भोला उस सोने के अंडे को देखकर बड़ा खुश होता है। उसके बाद वो मुर्गी रोज भोला को एक सोने का अंडा देने लगी और भोला रोज अपनी किस्मत चमकाता रहा। इसी तरह एक ही महीने में भोला उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। उसके पास अब बड़ा बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर आ चुके थे। एक दिन रमेश सुरेश को अपनी माँ की संदूक से एक चिट्ठी मिलती है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है? रमेश, सुरेश, बेटा मैं तुम्हारी माँ। मेरे पास जो मुर्गी का बच्चा है वो कोई मामूली मुर्गी नहीं बल्कि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। बेटा उस मुर्गी के बड़े होने के बाद उसे हमेशा अपने पास रखना। ये बात पढ़कर रमेश सुरेश के तो होश उड़ जाते हैं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? इसका मतलब उस भोला के पास जो मुर्गी है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तभी दोनों भाई दौड़ते हुए भोला के घर आते हैं और भोला से लड़ झगड़ कर उससे वो मुर्गी छीन कर अपने घर ले आते हैं। रात का समय, तभी वो मुर्गी सोने का एक अंडा देती है। ये देखकर सब बड़े खुश होने लगते हैं। अरे वाह, सोने का अंडा! ये मुर्गी तो सच में सोने का अंडा देती है। इसका मतलब इस मुर्गी के अंदर कई सारे सोने के अंडे हैं। ऐसा काम करते हैं, हम इस मुर्गी को काटकर एक साथ ही सारे सोने के अंडे इसके अंदर से निकाल लेते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे सोने के अंडे आ जाएंगे। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। अब लालच में आकर चारों उस मुर्गी को काट देते हैं, जिसके बाद उस मुर्गी के अंदर से एक भी सोने का अंडा नहीं निकलता। ये देखकर चारों खूब रोने लगते हैं। वो कहते हैं ना, जब इंसान के दिमाग में लालच का भूत चढ़ जाता है तो उस इंसान का दिमाग सही से काम करना ही बंद कर देता है। उसके बाद रमेश, सुरेश, अनुजा और संध्या चारों जीवन भर अपनी गलती पर रोते रहे। अब उनके पास से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी जा चुकी थी और इधर भोला मजे से अपना जीवन बिताने लगा।